गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। चलो जी, आ जाइए। थैंक यू अरुण भाई, थैंक यू। आज अपना कौन सा चैप्टर करें बताओ। मैं तो कहता हूँ कि जो पीछे पेंडिंग है ना, आर्टिकल कर लें क्या, कि प्रीपोजिशन कर लें। क्योंकि प्रीपोजिशन में पूरा एक बार में कराऊंगा नहीं आपको। प्रीपोजिशन ना क्या है, टुकड़ों में कराना पड़ेगा। वो इतना बोरिंग चैप्टर है, पूरा एक बार कराऊंगा तो तुम इंग्लिश से तुम्हारा विश्वास उड़ जाएगा। तो प्रीपोजिशन थोड़ा सा एक दिन करा दिया, थोड़ा सा एक दिन करा दिया, थोड़ा सा एक दिन करा दिया, ऐसे करके करेंगे। आज आर्टिकल पढ़ते हैं, देखी जाएगी ना। आर्टिकल पढ़ते हैं आज। बस दिक्कत आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि हेडिंग चेंज नहीं होगी। फिर कोई बच्चा इसको 2 महीने बाद चलाएगा, वो कहेगा आर्टिकल चैप्टर ही नहीं है इसमें। बस थोड़ी सी ये दिक्कत है। क्या करूं क्या करूं। चलो प्रीपोजिशन कर लेते हैं यार, फिर आर्टिकल में बाद में लगवा लूंगा क्लास। क्लास खत्म होने के बाद चेंज होता नहीं यार वो ना। चलो आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया, स्मार्ट विन है भाई। आज थोड़ी सी माइक की आवाज कम आ रही होगी, मैंने दूसरा माइक लगा लिया क्योंकि उसमें ना नॉइस आती थी बच्चों को ना, वो कुछ ज्यादा ही तंग करने लग गया है। तो हल्का सा अपनी ऑडियो बढ़ा लो फोन के साइड से। ऐसे देखो, 2 बटन होते हैं, एक वॉल्यूम डाउन होता है, एक वॉल्यूम अप होता है। इसको 2 बार ऐसे ऐसे दबाओ, ठीक है, आज बढ़ जाएगी। चलो। आइए जरा, प्रीपोजिशन चैप्टर पे पहले तो समझो कि सवाल किस टाइप के बनते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन चैप्टर पे एक तो जो सबसे ज्यादा मतलब आपने सुन रखे होंगे, इन इनटू में क्या फर्क है, ऑन ऑन टू में क्या फर्क है। हालांकि इस पे कोई खास सवाल आते नहीं है, इस वाले पर पोर्शन पर कोई खास सवाल आते नहीं है, लेकिन चलो एक पोर्शन है बस। बहुत कम सवाल इस पोर्शन पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन है एक ही पोर्शन, इन इनटू, ऑन ऑन टू, बिटवीन, अमंग, इस टाइप का, ठीक है। दूसरा पोर्शन है कि इन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का यूज ना करो। आपने सुना होगा डिस्कस के साथ अबाउट ना लगाएं, है ना, एक्सप्लेन के साथ अबाउट ना लगाएं, एंटर के साथ इनटू ना लगाएं, ये वाला पोर्शन। इसी के साथ एक पोर्शन होता है कि इन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगाओ। जैसे सीधा सजेस्टेड मी नहीं लिख सकते, सजेस्टेड टू मी लिखो। रोट मी नहीं लिख सकते, रोट टू मी लिखो, ठीक है। एक होते हैं आपके कई बार जैसे एक ही वर्ब ना अलग अलग प्रीपोजिशन ले लेती है। डाई के साथ इन भी आता है, डाई के साथ ऑफ भी आता है, डाई के साथ फ्रॉम भी आता है, इस टाइप से ना। तो एक ही वर्ब जो होती है, मान लो जैसे एक ही शब्द के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगे, लीव के साथ लीव ऑफ यू भी लगता है, लीव फ्रॉम भी लगता है, तो एक ही शब्द के साथ अगर अलग अलग प्रीपोजिशन आ रही है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी, उस पर बेस सवाल होता है। एक पोर्शन होता है फिक्स प्रीपोजिशन, यानी प्रिवेंट समबडी फ्रॉम समथिंग, किसी को किसी चीज से बचवाना। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आएगा, फॉन्ड के साथ ऑफ आएगा, सक्सीड के साथ इन आएगा, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आएगा, इस प्रकार के सवाल। एक होते हैं मिसलिनियस सवाल, प्रीपोजिशन चैप्टर पर बेस्ड मिसलिनियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज अपन ये मिसलिनियस वाला पोर्शन कवर करेंगे और इसमें से ये वाला पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। और अगर समय अपने पास बचा तो इनमें से कोई और भी एक आध देख लेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन जितना आज होगा वो इंटरेस्टिंग है, डोंट वरी। जितना है प्रहर्ष भाई, प्रहर्ष, आई एम सॉरी टू से बट द आंसर इज नो, ठीक है। जो आपको मैंने सोर्सेज बताए हैं वहां से पढ़िए, ठीक है। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आइएगा, उसमें फोर्थ क्लास जो है ना, फोर्थ क्लास वो स्ट्रेटेजी की क्लास है, उसमें सारे सोर्सेज लिखवाए हैं कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्या क्या सोर्सेज यूज करने चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाइए। चलो सुनो जरा,
तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये 5 प्रकार के सवाल बनते हैं प्रीपोजिशन पे। आज अपन मिसलेनियस देखेंगे और कौन सी वर्ब है जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आती, ये वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। कुछ टाइम बचा तो और भी एक आध चुटपुट देख लेंगे, ठीक है। इसमें से मैं ये वाला मैं पढ़ाऊंगा, ये वाला मैं पढ़ाऊंगा। इसमें कोई लिमिट तो है नहीं देखो, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कराऊंगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है बच्चे फिक्स प्रीपोजिशन की। इसमें से 200 प्रीपोजिशन मैं आपको करा दूंगा, एक वीडियो बना रखी है मैंने। 200 नहीं तो कम से कम देखो 150 तो हो ही जाएंगी। टोटल ये 700 है। ये पोर्शन है भाई वोकैब का। ये इसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी आपके पास किताब हो, एसपी बख्शी हो, केडी कैंपस वॉल्यूम 2 हो, चाहे अपनी वोकैब प्रो हो, सब में फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो मैं पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। मैं इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसमें से वीडियो के थ्रू आपको 150 मिल जाएंगे। बाकी के लिए थोड़ा सा आपको कष्ट खुद से करना पड़ेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ वोकैब। क्लियर है? ये जो ऊपर लिंक मैंने पिन कर रखा ना, इसी में जैसे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जैसे वो क्लासेस की पीडीएफ डलती है ना, उसी में मैं फिक्स प्रीपोजिशन की पीडीएफ भी आज ऐड कर दूंगा क्लास के बाद। एंडिंग में याद दिला देना। आपको कहीं टेलीग्राम पे ढूंढने वूढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं डाल दूंगा मैं, अपना यूज कर लेना उसको, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन की, होमोनिम्स की, जो जो मतलब आपको टेलीग्राम पे ढूंढनी पड़ती थी, वो मैं यहीं डाल दूंगा, ठीक भाई। आ जाओ, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। इस सेंटेंस को पढ़िए। इसका मतलब है कि उन्होंने, और एक चीज और यार छोटी सी, सर वो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो तो अभी साथ ही चैप्टर की डाली है। चैप्टर तो सर उसके बाद टेंस भी हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हो गया, सर उनकी मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो पीडीएफ नहीं मिलेंगी, लिंक तो यही रहेगा। इसमें मैं डाल दूंगा, जैसे जैसे बनती जाएंगी भाई मैं डाल दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वैसे आज आनी चाहिए थी। एक बार मैं दोबारा पूछ भी लेता हूँ, थोड़ा दोबारा टोक देते हैं। चलो, इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने, उनकी जो कन्वर्सेशन हुई ना, मान लो एक बंदा है, ये कोई ग्रुप में गया था रोहन के साथ कन्वर्सेशन करने, 5-7 लोग थे ये, है ना। तो उसने उनकी जो कन्वर्सेशन थी रोहन के साथ, वो शब्द बाय शब्द मुझे बोल के बता दी, ठीक है। उसने उसने उनकी जो कन्वर्सेशन हुई ना रोहन के साथ, वो शब्द बाय शब्द मुझे बोलकर बता दी। जो जो एग्जैक्ट वर्ड हुए वही एग्जैक्ट वर्ड यूज करके उसने मुझे बता दिया। अब इस बात को कहने के लिए कि शब्द बाय शब्द बता दी, मेरे पास ये ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है वर्ड बाय वर्ड, एक ऑप्शन है वर्ड टू वर्ड, एक ऑप्शन है वर्ड आफ्टर वर्ड, ठीक है। अच्छा, 2 इसमें था क्या? 4 कर लेता हूँ। 2 इसमें है तो एक ऑप्शन 4 बना लेता हूँ, वर्ड फॉरवर्ड। मान लो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जो 2 लगा हुआ है ये डी है। बताना जरा आप कौन सा सही लगता है इसमें से। हाँ जी, जो आपको सबसे अजीब लग रहा है आंसर वही है बच्चे। जब आप कहना चाहते हो शब्द बाय शब्द, तो उसके लिए सही आंसर है ये, उसके लिए सही आंसर है वर्ड फॉर वर्ड। कितना अजीब लगेगा, लेकिन ये ट्रांसलेशन के केस में आप वर्ड बाय वर्ड लगा सकते हो। अगर आप किसी चीज को ट्रांसलेट करते हो ना, कि उसने वर्ड बाय वर्ड चीज ट्रांसलेट कर दी, तब ये आता है। यहाँ पे शब्द बाय शब्द किसी की बात को दोहराने के लिए जो आंसर है वो आएगा वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट पर आइए। मैं तुम्हें एक रूल बताता हूँ, लॉजिक बताओगे? रूल ये है कि जैसे ये वर्ड है डेज बाय डेज, रूल ये है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस में नाउन, ठीक है। अगर ये दोनों नाउन सेम है, अगर ये दोनों नाउन सेम है तो ये नाउन सिंगुलर में आएंगे। इसका एग्जांपल ये कि डेज बाय डेज नहीं लिखोगे, डे बाय डे लिखोगे। सोचो क्यों होता होगा ऐसा, थोड़ा सोचोगे?
हाँ जी, सोचो सोचो, आपको नहीं लग रहा कि ये स्ट्रक्चर कुछ काम कर रहा है? ये स्ट्रक्चर काम कर रहा है रिपीटिशन को दिखाने का, दिन प्रतिदिन। वो दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है, वो दिन प्रतिदिन पतला होता जा रहा है, वो दिन प्रतिदिन वीक होता जा रहा है, हाँ कि ना? तो जब आप रिपीट करते हो ऐसे कि पेड़ के बाद पेड़ काटा गया, है ना, दिन प्रतिदिन, स्पीकर के बाद स्पीकर, बैट्समैन के बाद बैट्समैन आउट होते चले गए, तो आपको नहीं लग रहा एक एक करके होगी रिपीटेशन? तो एक एक करके होगी ना, वरना तो प्लूरल में लिख दोगे बैट्समैन आउट हो गए, एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते गए। तो एक के बाद एक कहोगे रिपीटेशन। ये जो स्ट्रक्चर है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जिसमें दोनों जगह नाउन सेम लिखा जाता है, ये रिपीटेशन के लिए आता है। और अगर रिपीटेशन आएगा तो फिर एक एक करके बात होगी। ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स नहीं, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा स्पीकर आफ्टर स्पीकर। स्पीकर सब्जेक्ट हो गया, आफ्टर प्रीपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वर्ब आएगी स्पीकर के हिसाब से। ठीक, तो यहाँ पे देयर स्पीच नहीं आएगा, यहाँ पे देयर स्पीच नहीं आएगा। स्पीकर अब सिंगुलर हो गया तो हिज और हर स्पीच बेस्ट है। दोनों लिखो, हिज और हर। स्पीकर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ये ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये सेकंड बेस्ट होता है। और मॉडर्न इंग्लिश में सही बताऊं तो देयर भी चल जाता है। देयर मतलब एज एन एरर कभी आपको ऐसे सेंटेंसेस में दिखेगा नहीं। कई बार क्या होता है, मतलब अब पता है ना कि लोग तो ज्यादा की बात करें, भले एक एक करके बात करें, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, सेम बात ईच पर भी अप्लाइड होती है। याद है प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा था, ईच, इधर, नीदर, एक एक करके बात करते हैं, सिंगुलर करके बात करते हैं। छोटी सी आपको बात बताता हूँ, जैसे ये सेंटेंस है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, बॉयज नहीं लिखा, मान लो मैंने स्टूडेंट्स लिख लिया, हैज कंप्लीटेड डैश असाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या भरोगे? स्टूडेंट्स में से हर एक ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, क्या भरे यहाँ पे? बोलो। बेस्ट ऑप्शन है बच्चे यहाँ पे हिज और हर दोनों लिख दें। बेस्ट ऑप्शन है कि हिज और हर यहाँ पर दोनों लिख दें, ये बेस्ट है। सेकंड बेस्ट है यहाँ पे हिज लिख देना, सेकंड बेस्ट है हिज लिख देना, क्योंकि जब जेंडर का पता नहीं होता तो मस्कुलिन जेंडर प्रेफर होता है। और तुम्हें पता है मॉडर्न इंग्लिश में देयर भी चल जाएगा यहाँ, जब जेंडर क्लियर ना हो और बात भले यहाँ भले एक एक करके हो रही है, लेकिन ओवरऑल तो काफियों की बात हो रही है ना यार, और जेंडर क्लियर नहीं है तो देयर भी अलाउड है। क्लियर हुआ? ये इसलिए बता रहा हूँ, मान लो बाय चांस कभी पेपर में ये सेंटेंस आया, ऐसे मान लो ऐसे डैश लगे हुए, ठीक है, ऐसे स्लैश लगे हुए, एरर यहाँ पे मान लो हैव काट के हैज करना है और यहाँ देयर लिखा हुआ है। सुनना मेरी बात ध्यान से, अब ये वाला एरर तो सबको पता है कि हैव काट के हैज करना, लेकिन बच्चा सोचेगा यार देयर भी तो चेंज होना चाहिए था ना, और वो देयर को चेंज नहीं करा रहा होगा, फिर तुम्हारा दिमाग खराब होगा, ये क्या हो रहा है। तो उस सिचुएशन से जब वो फेस करो तो परेशान ना हो, इसलिए बता रहा हूँ ईच के साथ ये दो एरर आपको मार्क करने होते हैं कि स्टूडेंट दिया होगा तो स्टूडेंट्स कर लोगे, हैव दिया होगा तो हैज कर लोगे, ये दो एरर मार्क होंगे। ये वाला एरर आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे केस में जब यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है तो देयर अलाउड है। क्लियर हो गया? आई टेक रिकॉर्डेड क्लासेस ऑन यूट्यूब, बट यूट्यूब पे देखा कुछ न्यू रूल्स आ रहे हैं एग्जाम में, क्या ये सही है? ऐसा कुछ नहीं है राधा दुबे जी। सर क्लास के लास्ट में आज मेक का यूज बता दीजिएगा। मेक का जो यूज होता है बच्चे एडवांस वर्ब में आएगा। मेक जो है ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर में भी आती है, साथ में कॉजेटिव वर्ब में भी आती है, वो आगे आएगा। तो फिर से यहाँ पर आ जाइए, मुद्दे की बात इतनी थी, एरर बस इसमें इतना ही था कि स्पीकर आफ्टर स्पीकर होगा, दोनों जगह सिंगुलर होगा, और यहाँ पे देयर को काटकर आपको हिज और हर भी लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर बता रहा हूँ मॉडर्न इंग्लिश में देयर भी चल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यही चीज पेपर में आती और स्लैश लगे होते, यही सेम चीज पेपर में आती और स्लैश लगे होते, जैसे यहाँ स्लैश लगा होता फिर यहाँ लगा होता, तो हम ए पार्ट में ही एरर मार्क करके आते, देयर वाली बात को वीक एरर मानकर छोड़ देते। समझ में आया? लो इसके साइड पे, ताकि जब नोट्स बनाओ तो याद आ जाए ये बात लिखनी, मैं वीक एरर लिख देता हूँ, वीक एरर। क्लियर है? कई बार तो लगता है मुझे क्या पढ़ाता हूँ यार, गजब, मतलब वाह। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगले रूल पे आ जाओ। अगला रूल ये है कि बिटवीन और अमंग के बाद, बिटवीन और अमंग के बाद ईच ऑफ का यूज नहीं होता। बिटवीन और अमंग के बाद ईच ऑफ का यूज नहीं होता। सोचो क्यों नहीं होता होगा, थोड़ा लॉजिक जानने की कोशिश करो, थोड़ा लॉजिक जानने की कोशिश करो। ऐसे लिख सकते हैं, राधिका वाज सिटिंग बिटवीन शालिनी, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं सर, बिटवीन लिखोगे तो दो लोग लिखोगे ना, शालिनी एंड रश्मि, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, हाँ क्या ना? अब दिक्कत वही है, मिस्टर गुप्ता ने वो जो अपनी वेल्थ थी वो बांट दी अपने बच्चों में। अब अमंग का ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लूरल होगा ना,
अमंग का ऑब्जेक्ट तो प्लूरल होगा, इज तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, तो अमंग इसका ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता, मतलब अमंग का ऑब्जेक्ट ये कैसे हो सकता है? और जब तक ईच ऑफ लिखा है तब तक ये सन्स अमंग का ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। इसलिए रूल बन गया कि अमंग के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर नहीं लिख सकता, अमंग के बाद सीधा नाउन आएगा प्लूरल। बोलो भाई, क्लियर हो गया? पेपर में ना ये चीजें, मतलब नोट्स बनाते समय लिखते रहा करो ये चीजें कि अमंग का ऑब्जेक्ट प्लूरल ही होगा, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसलिए लिखते हो ना ये सारी चीजें कि बस ऐसे ही। नोट्स का काम यही है बच्चे कि उसको इतने बढ़िया नोट्स बने हो कि आज से 2 महीने बाद अगर तुम वापस उठाओ तो लेक्चर ना देखना पड़े, असली वही नोट्स हैं। नहीं तो फिर वो पीडीएफ रख लेते हो, उससे अच्छा तो फिर। चलो इस पे आओ। यहाँ पे जो चीज समझनी है, यहाँ पे जो चीज समझनी है वो ये है कि कुछ वर्ड है, जैसे नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, इनके साथ जब कोई ऐसा नाउन लिखा हो जो टाइम को रिप्रेजेंट करता हो, इनके साथ जब कोई ऐसा नाउन लिखा हो जो टाइम को रिप्रेजेंट करता हो, तो ये अपने आप में एडवर्ब बना देते हैं। ठीक है, इनके साथ जब कोई ऐसा नाउन लिखा हो, या ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कि याद करने का रूल है, इनके साथ ऑन प्रीपोजिशन अंडरस्टूड हो जाती है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। ऑन नेक्स्ट फ्राइडे नहीं, सीधा नेक्स्ट फ्राइडे लिख दिया करिए। हाँ, लेकिन क्योंकि ऑन का देखो कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट फ्राइडे को, मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट फ्राइडे, ये को मतलब जरूरी नहीं है। जैसे याद है वो दैट कंजंक्शन का मतलब की होता है, केवल पॉज देने के काम आता है, अंडरस्टूड हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है लगाना। लेकिन अगर कोई ऐसे प्रीपोजिशन है जैसे बाय हो गया, सिंस हो गया, अब मैं तुम्हारी किताब वापस कर दूंगा बाय नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे तक, इसका तो मीनिंग है यार, इसको नहीं ड्रॉप कर पाओगे वरना मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो सो रहा है, वो सो रहा है, अब 3 हफ्ते से तो सोएगा नहीं, वो पढ़ रहा है लास्ट 3 आवर से, ये चल जाएगा, इसमें सेंस नहीं ड्रॉप कर पाओगे। फिर से सुनिए क्या बोला मैंने, जब ऐसे वर्ड होते हैं ना, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, दिस मंडे, दिस वीक, दिस मंथ, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ ऑन मत लगाया करो, क्योंकि ये वर्ड लगाओ ना लगाओ बात एक ही होती है, तो इसको ड्रॉप ही करना प्रेफर किया जाता है, मत लगाया करो इसको। कह लो अंडरस्टूड मान लिया। ग्रामेटिकली इस बात को ऐसे बोलते हैं कि अपने आप में एडवर्ब बना देते हैं, इसलिए इनकी जरूरत नहीं होती इसके साथ ऑन की। हाँ, अकेला फ्राइडे होगा तो ऑन लिखना पड़ेगा, आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे, अकेला फ्राइडे होगा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे लिख दिया तो एडवर्ब बन गया, अब ऑन की जरूरत नहीं, अपने आप में एडवर्ब बन गया, अब ऑन की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बात सिर्फ ऑन के लिए कि ऑन को ड्रॉप कर सकते हो, बाय सिंस वगैरह आए तो वो रखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में जो आंसर ये हुआ कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली गई है अपने हस्बैंड के साथ, दिल्ली जा चुकी है अपने हस्बैंड के साथ पिछले फ्राइडे, तो यहाँ पे ऑन ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऑन और इन दोनों नहीं आते बच्चे, ऑन इन दोनों नहीं आते यहाँ पे। क्लियर है जी? लेकिन अगर ये नेक्स्ट और लास्ट ये मंडे के बाद आ जाए, पहली बात तो स्ट्रक्चर ही आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, मंडे नेक्स्ट, मंडे लास्ट, ये क्या होता है? मैं आपको पहले तो बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। कई बार आपने ऐसे बोला होगा जिंदगी में, अरे मैं मंडे को मिला था उससे, पिछले वाले को ही। पहले आपने मंडे बोल दिया, फिर आपको लगा सामने वाले को समझ नहीं आएगा कौन सा मंडे, फिर आपने बताया कि पिछले वाले को ही, मैं ट्यूसडे आ जाऊंगा, ये आगे जो आ रहा है इसी को। जिंदगी में बोले हैं ऐसे सेंटेंसेस। कई बार क्या होता है कि आप एक नाउन लिख देते हो, उसके बाद उस पर स्ट्रेस डालने के लिए आप एडजेक्टिव यूज करते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बात मैंने आपको बोली ना नेक्स्ट मंडे, ये इसके साथ ऑन अंडरस्टूड हो जाता है, ये बात तब एप्लीकेबल नहीं है जब ये बाद में जाए। बाद में जाएगा तो फिर ये नाउन और एडजेक्टिव भी माने जाएंगे, इस बार आपको ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। ये नो एरर है, यहाँ पे ऑन नहीं हटेगा। तो शॉर्ट में एक बार फिर बोल देता हूँ, याद करने का रूल है, नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट के साथ जब नाउन आता है तो इनके साथ ऑन इन नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड हो जाती हैं। लेकिन बाय सिंस वगैरह हो, यानी ऐसी प्रीपोजिशन हो जिसका कोई मीनिंग होता हो, जिसके रहने ना रहने से सेंटेंस में कोई मीनिंग में चेंजेस आते हो, तो उनको अंडरस्टूड मानकर ड्रॉप मत करिएगा। ठीक है? लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा कि ये वाली बात तभी वैलिड है जब ये अपना नेक्स्ट, लास्ट ये सब नाउन से पहले है, बाद में आएंगे तब ये बात वैलिड नहीं। नेक्स्ट पढ़िए। इस सेंटेंस को ब्रेक करिए, थोड़ा सा ब्रेक करते ही चीख चीख के बताएगा मेरे अंदर ये गलती है, करना जरा।
अरे बोलो यार, कोई तो बता दो, इतनी देर थोड़ी लगाओगे। प्रोनाउन चैप्टर याद है? बट कंजंक्शन भी होता है, बट प्रीपोजिशन भी होता है, के सिवाय मतलब है तो प्रीपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कुछ याद आ रहा है? इस पे आ जाइए। इस पे आने से पहले मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या प्रीपोजिशन आएगी? हाँ जी। मैक्सिमम बच्चों को इन अच्छा लग रहा होगा। एक काम करिए, डिक्शनरी में टाइप करिए बस, और जो नीचे एग्जाम्पल में सेंटेंस दिया हुआ है वहां देखो क्या प्रीपोजिशन लगी हुई है। डिक्शनरी में टाइप करिए बस, और नीचे जो एग्जाम्पल में सेंटेंस दिए हुए हैं वहां देख के बताइए जरा क्या प्रीपोजिशन लगी हुई है। जितने एग्जाम्पल आप देखेंगे सब में आपको ऑन लगा हुआ मिलेगा। तो इसका फंडा मैं आपको थोड़ा सा एक बार याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे जिसमें आप मतलब चढ़ के उसमें चलने फिरने की भी जगह हो, उनमें ऑन आता है। जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी बोट हो गई, ठीक है, बिग बोट टाइप। ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर आप चढ़ने के बाद चल फिर भी सकते हो, ठीक है। बड़ी शिप हो गई, बिग शिप, ठीक। क्योंकि बोट तो देखो छोटी भी हो सकती है, बोट बहुत छोटी भी हो सकती है। बोट हो, शिप हो, मतलब ऐसी हो जो बड़ी, समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जिसके अंदर चलने फिरने की जगह हो, ठीक है। अच्छा, इनकी बात करूं तो ये ऐसे होते हैं जिनके अंदर तो घुस सकते हो, यानी छत तो कवर्ड है लेकिन चल फिर नहीं सकते। जैसे कार हो गया, ठीक है, जैसे ऑटो हो गया, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, ऐसे। या फिर कोई शिकारा टाइप की बोट हो, छोटी बोट, वो भी हो सकती है। अगर कोई ऐसा है जिसके ऊपर आप बैठते हो और छत कवर्ड नहीं है, जैसे बाइक हो गई आपकी, साइकिल हो गई आपकी, कोई जानवर हो गया जैसे एलिफेंट, हॉर्स वगैरह हो गया, इनमें भी ऑन आता है। और पैदल चलने के लिए भी ऑन आता है। पैदल चलते हो तो उसके लिए ऑन फुट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू नितिश भाई, थैंक यू। लेकिन मान लो ये तो वो बात हुई कि मैं कहाँ पे हूँ, किसी ने पूछा कहाँ पे हूँ, आई एम ऑन अ बस, आई एम ऑन अ ट्रेन, आई एम इन अ कार, आई एम ऑन अ बाइक, ऐसे कर ले। लेकिन मान लो हैबिचुअल एक्शन दिखाना हो कि मैं ऑफिस जाता हूँ ट्रेन से, मैं ऑफिस जाता हूँ बस से, तो फिर उसके लिए क्या प्रिपोजिशन यूज करते हो? फिर उसके लिए क्या प्रिपोजिशन यूज करते हो? बाय। आई गो टू ऑफिस बाय ट्रेन, बाय बस, बाय ऑटो। अरे हाँ कि नहीं, बाय मेट्रो। अगर आपका कोई हैबिचुअल एक्शन होता है तो फिर उसको बाय के साथ दिखाते हो। इतनी बात समझ में आई? अब रूल ये है कि बाय के साथ जब आप एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखते हो, बाय के साथ जब कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखते हो, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेनली, बाय के साथ जब आप कोई पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखते हो तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता। बाय के साथ जब आप कोई पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखते हो तो वहां पे किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब इसका फंडा कुछ ऐसा समझ सकते हो कि यार यहाँ पे ना हमें एडवर्ब बनाना होता है, हाउ का रिप्लाई। मैं ऑफिस कैसे जाता हूँ, ऐसे जाता हूँ। कोई बस को, मैं कोई एक बस है उस पर जाता हूँ, कोई ना डेफिनेट है ना जनरलाइज है, बस पे कोई स्ट्रेस नहीं हमारा, हम उसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ना हमें उस बस को जनरलाइज करना भी किसी भी बस में चला जाता हूँ, ना हमें उस बस को डेफिनेट करना कि वो वाली बस में जाता हूँ। मैं सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक बस से जाता हूँ, ना मैं बस को जनरलाइज करना चाहता हूँ, ना मैं बस को डेफिनेट करना चाहता हूँ। समझ में आई बात? मैं इसको एडवर्ब व मैनर बनाने के लिए यूज में ले रहा हूँ, इसलिए बस जो है, बस शब्द से मेरा उसको जनरलाइज करना है, डेफिनेट करना मेरा पर्पज नहीं है इस सेंटेंस में, इसलिए उससे पहले अपन को यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं करते। नेक्स्ट पर आ जाइए, इसको देखना जरा। देखो दो बातें हैं, काफी बच्चे कहेंगे सर अगर मतलब इन लगाना हो तो फिर आ जाएगा प्रीपोजिशन, इन अ कार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आई गो टू ऑफिस इन अ कार, तो बाय लिखोगे तो आर्टिकल मत लगाओ। अगर तुम कार लिखना, जैसे यहाँ तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कार कोई पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, अब जबरदस्ती नहीं ना, फिर बाय कोई चेंज कर लो, फिर इन अ कार लिख लो, क्या दिक्कत है? इस पे आ जाओ। बाय है, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इस बार ए आर्टिकल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। बताओ क्यों? क्योंकि ये कोई ये थोड़ी बता रहा है
एडवर्ब वो मैंने थोड़ी बना रहा है कि भैया कैसे, मतलब वो कैसे वो करता है ये काम। ये तो पैसे वाला बाय है यार। अरे पैसे वाला बाय है, डूअर को दिखाने वाला बाय है कि उसे टक्कर मारी एक बस ने। कहीं यहाँ पे भी वो फंडा लगा दो, ध्यान देना कहीं वो पैसे वाला बाय ना हो। एक बार मैंने आपको होम का फंडा पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है? कि इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर होम अकेला दिया हुआ है, उससे पहले कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उसको नाउन बनने पर मजबूर करे, तो इसको एडवर्ब प्लेस माना जाता है। लेकिन अगर माई होम, योर होम, हर होम ऐसा कुछ लिख दें तो उसको नाउन माना जाता है। कुछ याद आ रही है वो बातें? अगर याद आ रही है तो बताओ फिर इसमें क्या एरर होगा। मैं घर चला जाऊंगा जैसे ही काम कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे आई विल गो होम लिखना पड़ेगा आपको। इसको एडवर्ब मानो ना यार। होम से पहले जब कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं, माई होम, योर होम, राहुल होम, तो इसको एडवर्ब मान लो। एडवर्ब प्लेस क्यों लगा रहे हो प्रीपोजिशन? इसी सेंटेंस में अगर आई विल गो टू राहुल होम होता तो नो एरर हो जाता। क्लियर हो गया? यहाँ देख लो, अब जैसे ही मैंने राहुल होम लिख दिया, जैसे ही मैंने राहुल होम लिख दिया, तो इस बार ये जो होम शब्द है ये नाउन बन गया। नाउन बन गया, वेंट वर्ब तो इंट्रांजिटिव होती है ना, ये तो ऑब्जेक्ट रखती नहीं, तो इस बार आपको टू लगाना पड़ेगा। याद आ रहा, होम के ये तो एरर बताए थे, टू लगाना, टू हटाना। चलो इस सेंटेंस को देखो, इसको ब्रेक करो, सोचो क्या एरर है। ब्रेक करते हुए पता चल जाएगा क्या एरर है। करना ट्राई जरा एक बार। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो अपने करियर में थ्रू आउट, मतलब अपने पूरे करियर के दौरान पंचुअल रहा है। अब थ्रू आउट भी प्रीपोजिशन है और इन भी प्रीपोजिशन है, हाँ क्या ना? थ्रू आउट भी प्रीपोजिशन है और इन भी प्रीपोजिशन है। दो प्रीपोजिशन साथ में कैसे लगा रहे हो? थ्रू आउट का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा अगर तुम इन लिख दोगे तो? हाँ क्या ना? आंसर तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन फिर मेरा एक सवाल है, एक सेंटेंस देखना। इन दोनों सेंटेंसेस को तोड़ो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ब्रेक करो जरा इनको। एक छोटी सी चीज और बताओगे यार, 1699 वाला सब्सक्रिप्शन कितने बच्चों ने ले रखा है, एक बार बताएगा कोई? 1699 वाला सब्सक्रिप्शन है कोई क्लास में? मैंने आपको बोला था ना बच्चे, आपकी वैलिडिटी 6 मंथ्स के लिए बढ़ जाएगी। वो जो आप देखते हो ना, जैसे वो गोल रिकॉर्डेड वाली वीडियो जब चलाते हैं, तो चलो लाइव है, इसको तो लाइव तो आपके क्या काम का ही है, तो 2 महीने बाद भी खत्म हो जाए, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। जो लाइव रिकॉर्डेड आपके पास जो कंटेंट पड़ा है, उसकी वैलिडिटी अभी 6 महीने दिखा रहा था, है ना? तो मैंने कहा था वो 6 महीने और बढ़ जाएगी, तो अभी 3-4 दिन के अंदर वो बढ़ जानी चाहिए। उन्होंने मेरे को लास्ट बोला कि 3-4 दिन और लगेंगे। 3-4 दिन बाद भी अगर वो ना बढ़े, ठीक है, जैसे तुम ऐप पे जाके देख लो वो कब तक वैलिड है ना? ऊपर ही लिखा आता है वैलिड टिल दिस। इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठर वाला जो गोल है वो कब तक वैलिड है? अगर 3-4 दिन बाद भी ना बढ़े तो एक बार मुझे दोबारा याद दिलाना यार, फिर मैं फिर धक्का करूंगा, है ना? ठीक है? ठीक है भाइयों, सुन रहे हो? चलो, सर लाइव में पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ है बच्चे, तेरा फोन बहुत पुराना है इसका मतलब। ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर ले, पीडीएफ है। और ये नई पीडीएफ होती तो इतने लोग मुझे जीने देते? है पीडीएफ। इनको ब्रेक करो। चलो कोई बात नहीं मनोज, रिकॉर्डेड से डाउनलोड कर ले, सेम ही तो पीडीएफ है भाई, वहां से कर ले, ठीक है? कोई नहीं।
कर लेगा मैनेज इतना? 3-4 बार बता चुका वैसे तो क्लास में ही बात, और 3-4 बार मैं तुझे कह चुका हूँ कि मैनेज कर ले, मैनेज कर ले। वो नहीं होती जो मतलब एक वो सास होती है, ननद होती है, जो बार-बार टोंट मारे बिना जिसको चैन नहीं आता, है ना? खाली मत बैठिए, इसको ब्रेक करिए। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इनको ब्रेक करो और आंसर मैं बता देता हूँ, दोनों नो एरर है, दोनों के दोनों नो एरर है। ही सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। आउटसाइड क्या बनेगा यहाँ पे? वेट इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, पार्क इसका ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता वेट का, है ना? पार्क जो है ये इसका ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, यानी वेट आउटसाइड है प्रीपोजिशन और पार्क है इसका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आउटसाइड और नियर ये दोनों साथ में कैसे आ रही हैं, ये बता दो मुझे बस। बहुत बढ़िया मोनू। ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। वो खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है? वो बाहर खेल रहा है पार्क के पास। ये सेंटेंस कभी बोला नहीं जिंदगी में? अरे वो बाहर है पार्क के पास, देखो चाबी का है। अरे चाबी अंदर है टेबल पे। बताओ, क्या दो एडवर्ब नहीं लग सकती? अब ये आउटसाइड का ये एडवर्ब है, ये नियर प्रीपोजिशन है, पार्क के साथ मिलकर ये भी एडवर्ब बना रहा है। दो एडवर्ब लगी हुई है, बाहर, पार्क के पास। कुछ मेरी बात आई समझ में? ऊपर वाले में एडवर्ब नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें एडवर्ब मान लिया तो फिर पार्क को क्या बनाओगे? पेट तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऊपर वाले में प्रीपोजिशन और यहाँ ये एडवर्ब है। तो कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि दो एडवर्ब साथ आ गई, सॉरी दो प्रीपोजिशन साथ आ गई, लेकिन हमारा ज्ञान अधूरा होने की वजह से ऐसा लगता है। हमें थोड़ा सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं इनमें से एक एडवर्ब का काम कर रही है। ये बात पेपर में नहीं आएगी, पेपर में तो ऐसे ही आएगा कि दो प्रीपोजिशन होंगी, एक काटनी होगी। लेकिन ये बात इसलिए बता रहा हूँ, कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नोवेल पढ़ रहे हो, फिर परेशान हो रहे हो दो दो प्रीपोजिशन साथ में कैसे आ गई, या सर ने गलत पढ़ा दिया, इसलिए बता रहा हूँ। चलो अब इसको ट्राई करो। इन द पार्क नहीं हो सकता? हाँ बच्चे, इन द पार्क भी हो सकता है, नियर द पार्क भी हो सकता है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। पार्क में खेल लूँ चाहे पार्क के पास खेल लूँ, मेरी मर्जी, है ना? वो बाहर खेल रहा है पार्क के पास, जरूरी नहीं जाता पार्क में यार, वहां पे आंटियां डांट मारती हैं, थोड़ी बोल लगते ही पार्क के बगल में खेलेंगे, कोई दिक्कत? इसको तोड़ना जरा, इसको तोड़ना। कमेंट, अंदर आ जाओ। यहाँ इन प्रीपोजिशन तो है नहीं, समझ गए? अरे समझे कि नहीं? जब आप कोई बॉस कहता है कम इन, अंदर आ जाओ, तो इन एडवर्ब वो प्लेस माना जाता है। हिंट दे दिया है, अब सोचो इसमें क्या होगा, क्यों होगा। द डेड बॉडी वॉज प्लेस्ड इन नियर द बेड। डेड बॉडी अंदर थी बेड के पास, डेड बॉडी अंदर थी बेड के पास, ठीक है? बॉडी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। डेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वॉज, डेड बॉडी रखी गई थी, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेस मेन वर्ब हो गया, पैसिव में हो गया। और अगर चाहो तो इसको ऐसा ही मान सकते हो कि ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डेड बॉडी थी, जैसे लोकेटेड सिचुएटेड होता है ना, डेड बॉडी प्लेस्ड थी, डेड बॉडी रखी गई थी मीनिंग देना, तो ऐसे तोड़ लो, दोनों मीनिंग इस सेंटेंस के पॉसिबल है, ठीक है? अच्छा, इन जो है यहाँ पर एडवर्ब वो प्लेस है, डेड बॉडी अंदर रखी गई थी या डेड बॉडी अंदर थी बेड के पास, नियर प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब जिसको ये नहीं पता ये बातें, वो तो क्या सोचेगा, दो प्रीपोजिशन साथ में आ गई। लेकिन जिसने दो बातें जान ली हैं उसको पता चल जाएगा कि क्या असली माजरा है। इसमें बताना, यहाँ पे दो प्रीपोजिशन साथ में कैसे आ गई, बताना जरा।
उसके पेरेंट्स की देखभाल करी जा रही है, मतलब उसके सिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे लुक आफ्टर बच्चे फ्रेजल वर्ब हो गई। इसको आफ्टर को प्रीपोजिशन मत मानना। वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगाकर, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगाकर जब एक नई वर्ब क्रिएट कर ली जाती है जिसका मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट होता है, जैसे लुक माने तो देखना होता है, लेकिन लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू छानबीन करना, हाँ के ना। लुक अप टू कहने का मतलब किसी के जैसा बनना चाहना, उसको एडमायर करना। तो वर्ब के साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन लगाकर फ्रेजल वर्ब क्रिएट कर ली जाती हैं। तो अब ये आफ्टर कोई प्रीपोजिशन नहीं रहा, ये अलग हो गया, इसका पार्ट हो गया वर्ब का। अब दिखने में ऐसा लग रहा है दो प्रीपोजिशन साथ में आ रही है, लेकिन सोचो थोड़ा, ये तो वर्ब का पार्ट हो गया। बोलो जी, समझ में आया? ये फिक्स प्रीपोजिशन के सेंटेंस है, ये आज नहीं कर रहे अपन। अभी अपन जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे पहले उनको निपटा रहे हैं। चलो, एक वर्ड होता है बिकॉज, ये कंजंक्शन होता है। और एक वर्ड होता है बिकॉज ऑफ, ये प्रीपोजिशन होता है। मुझे लगता है देखो इतनी ग्रामर तो शायद मैंने आपको पढ़ा रखी है कि आप मुझे ये बता पाओ कि ये कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन, मतलब क्या चाहिए यहाँ कंजंक्शन की प्रीपोजिशन। सेंटेंस पढ़ के देख के बताना मुझे। अगर ऐसे लिखा होता ही गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, आगे नाउन लिखा होता तो प्रीपोजिशन लगा देते। अब आगे क्लॉज बन रहा था यानी कंजंक्शन चाहिए, तो ऑफ ड्रॉप हो जाएगा, कंजंक्शन चाहिए मुझे तो। सेम ऐसे ही एक इन केस का मतलब होता है अगर जैसा, इसका मतलब होता है इफ जैसा, ये होती है कंजंक्शन। और एक वर्ड होता है इन केस ऑफ, ये प्रीपोजिशन होती है। देखो यहाँ पे क्या चाहिए, तुम्हें कंजंक्शन चाहिए कि प्रीपोजिशन चाहिए? एवरीथिंग सीम्स फाइन नाउ सो यू शुड गो होम। और अब सब कुछ ठीक लग रहा है, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट था कोई, आप भी बैठे हो, एक और बंदा बैठा है, उसके घर वाले बैठे हैं, आप कह रहे हो जी देखो मैं ध्यान रख लूंगा, अब सब कुछ ठीक लग रहा है, आप घर चले जाओ, ठीक है। मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी पर सेंटेंस खत्म हो जाता तो प्रीपोजिशन लगती, लेकिन आगे अराइजेस भी तो दिया हुआ है, ये वर्ब नहीं है क्या, ये सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज नहीं बन गया क्या? तो यहाँ कंजंक्शन चाहिए तो ऑफ क्यों लगा रहे हो? इन केस आएगा अगर कोई इमरजेंसी आई। समझ में आया? एक वर्ड है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, कि इसकी बजाय ये काम कर ले, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस तुम्हें ये कर लेना चाहिए। एक वर्ड है इंस्पाइट ऑफ, इसका मतलब के बावजूद, कि इंस्पाइट ऑफ द इंजरी ही वॉक्ड इनटू द ग्राउंड, इंजरी के बावजूद वो ग्राउंड में पहुंच गया। यहां क्या चाहिए बताओ? मैंने उसको कहा था, मुझे कहता बुखार बुखार सा लग रहा है, मन सा नहीं लग रहा, जी मिचला रहा है, ये वो है। मैं क्या हॉस्पिटल चला जा, मैंने कहा हॉस्पिटल चला जा, लेकिन वो उस लड़की के कॉलेज चला गया, क्योंकि उसकी जो बीमारी थी ना उसका इलाज वहीं कॉलेज में ही था, अस्पताल में कहाँ इलाज होते हैं इस बीमारियों के। तो यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ नहीं, यहाँ पे आना था इंस्टेड ऑफ। इसमें बताना he kept on watching TV in spite of doing his homework, so his mother scolded him। वो मूवी देखता रहा होमवर्क करने की बजाय, इसलिए उसकी माँ ने उसे डांट मारी। तो इंस्पाइट ऑफ नहीं क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ आएगा। इसमें बताना जरा क्या आएगा? तेज बुखार होने के बावजूद वो अपना काम करता रहा और उसने टाइम पे कंप्लीट कर दिया। के बावजूद वाला मीनिंग चाहिए तो इंस्पाइट ऑफ आएगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ? अब ये जो एरर है, ये स्पोकन इंग्लिश में ना बहुत लोग ना विदाउट को कंजंक्शन की तरह से यूज ले लेते हैं, लेकिन विदाउट होता है भाई एक प्रीपोजिशन। विदाउट कंजंक्शन की तरह से यूज मत लिया करो, विदाउट एक प्रीपोजिशन होता है। अब यहाँ पे दो क्लॉज हैं, दोनों को ज्वाइन करना था, चाहिए थी कंजंक्शन, तुमने लगा दिया विदाउट, जो कि होती प्रीपोजिशन, तो गलत हो गया। अब बताओ कौन सी कंजंक्शन लगाएं कि जिससे मीनिंग भी सही रहे, ग्रामर भी ठीक हो जाए।
हाँ जी, विदाउट यू अलाउ हिम ही वोंट गो देयर, तुम्हारे अलाउ किए बिना वो वहां नहीं जाएगा, तुम्हारे अलाउ किए बिना वह वहां नहीं जाएगा। तो नहीं वाला यहाँ पे मीनिंग अंडरस्टूड चाहिए, तो यहाँ पे आएगा अनलेस यू अलाउ हिम, अगर तुम अलाउ नहीं करोगे वह वहां नहीं जाएगा। अब एक छोटे से डाउट का मुझे जवाब दोगे? आपने अक्सर सुना होगा अनटिल और अनलेस के साथ तो नॉट नहीं आता, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट नहीं आता, तो यहाँ नॉट कैसे आ रहा है? और जो भाई पूछ रहे हैं अनटिल, बताया था ना हिंदी मीनिंग में जब अनटिल अनलेस दोनों ठीक लगे, अगर तुम अलाउ नहीं करोगे वो वहां नहीं जाएगा, जब तक तुम अलाउ नहीं करोगे वो वहां नहीं जाएगा, तो अनलेस लगाए। सर अनटिल अनलेस के साथ नॉट नहीं आता कौन से क्लॉज में? जिस क्लॉज में खुद लगा है, उस अगले क्लॉज में थोड़ी बात हो रही है, इस क्लॉज की बात हो रही है। यहां नॉट नहीं आ सकता, यहां लिख दिया ना अनलेस यू डोंट अलाउ हिम, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? चलो नेक्स्ट पर आ जाइए। अब ये कुछ वर्ड है एट द बिगिनिंग एट द एंड, ये आते हैं पोजीशन के लिए। मान लो जैसे मैं कहूँ, हाँ ये जो लड़का हु इज सिटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द रो, जो रो के शुरुआत में बैठा ना, इधर आ भाई। हाँ जी, ओ यू मिस्टर यू हु इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, जो लास्ट में बैठा है, इधर आ भाई। पोजीशन के लिए एट और टाइम के लिए आता है इन, टाइम के लिए आता है इन। डॉक्टर आशीष का कहना है, पहली बात तो डॉक्टर लगा लिया आपने आशीष भाई, सही में डॉक्टर डॉक्टर हो क्या? है डॉक्टर हो क्या आशीष? अच्छा फादर की आईडी है, चलो अपनी अलग बना लो बच्चे, नाम ऐसे नहीं यूज करते हैं ना। डॉक्टर इज अ वेरी बिग वर्ड, पीएचडी वीएचडी करके लोग उम्र गुजार देते हैं तब डॉक्टर मिलता है। चलो आओ जरा, अनलेस, अनलेस के साथ यहाँ पे आप कह रहे हो कि अलाउइंग लगा दो, है ना? कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, सेंटेंस बनाना कैसे बनाओगे? अगर तुम ये लिखना चाहते हो अनलेस यू अलाउइंग हिम, तो फिर अलाउइंग जेरेंड हो जाएगा, यू क्या है हिम क्या है, हाँ कि ना? मतलब विदाउट अगर रखना चाहते हो विदाउट यू अलाउइंग हिम, कैसे भी करके आप बना नहीं पाओगे, विदाउट से बनाओ जरा ये सेंटेंस। या फिर ऐसा कर लो, विदाउट यू आर अलाउइंग हिम, विदाउट यू आर अलाउइंग हिम, फिर विदाउट प्रीपोजिशन का जेरेंड हो जाएगा, ये अलाउइंग यूर पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा और अलाउइंग जेरेंड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, तब चल जाएगा। लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा है कुछ थोड़ी ज्यादा फजीयत हो गई? इसकी वजह अपन अनलेस कर लेते, पूछना वो क्या चाह रहा है, हम क्या दे रहे हैं उसको, है ना? तो एट वाले आते हैं पोजीशन के लिए, इन वाले आते हैं टाइम के लिए। जैसे होता है ना शुरुआत में मुझे ऐसा लगा इन द बिगिनिंग, अच्छा अंत में जाके मेरे को समझ आ गया इन द एंड, मेरे समझ गया ये बात। करना जरा पहले दो सेंटेंसेस को देखना, पहले दो सेंटेंसेस को देखना। शुरुआत में उसको बहुत घाटा लगा, तो टाइम की बात करनी थी तो इन द बिगिनिंग आना था। बिब्लियोग्राफी बुक के अंत में दी होती है, पोजीशन की बात करनी तो एट द एंड आना था। ठीक है, अब 3 4 5 6 में सेम एरर है, 3 4 5 6 में सेम एरर, आप 6 नंबर पढ़ो आपको पता चल जाएगा। एज वेल से कंफ्यूज मत होना बच्चों, सिमिली विमली मत बना देना। एज वेल एक एडवर्ब होती है, इसका मतलब भी, एज वेल एक एडवर्ब होती है, इसका मतलब भी। 6 नंबर में जो एरर है वही 5 में, वही 4 में, वही 3 में, 6 में सबसे आसान है उसको देखना। करो ट्राई एक बार, 2 3 मिनट देखो सोचो, सब सबको देखो, फिर मैं कराऊंगा। बिब्लियोग्राफी वो दिया होता है ना कि ये चीज ये कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ से लिया है, ये कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ से लिया है, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी।
चलो जी, आ जाओ। एक मेंढक जो है वो जमीन पे रह सकता है और पानी पे रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। पानी पे कि पानी में? पानी पे कि पानी में? अब हमने क्या करने की कोशिश करी है, दो नाउन है, दोनों को जोड़ दिया, चाहे कि एक ही प्रीपोजिशन से काम चला लेंगे, है ना? ऐसा नहीं चलेगा भाई। कॉमन करो, अच्छी बात होती है कॉमन करना, अच्छी बात होती है कॉमन करना, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं। सर सेंटेंस की हिंदी नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, इस सेंटेंस की भी नहीं कर पा रहे हो तो बच्चे फिर मामला बहुत गड़बड़ है। बिल्कुल तुम्हें कोई बेइज्जत करने के लिए या तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर ऐसे सेंटेंसेस की हिंदी भी नहीं कर पा रहे हो तो पहले आपको रीडिंग करनी पड़ेगी बेसिक। ऐसे आपको स्टोरी बुक्स ऑफ किड्स लेके आनी पड़ेगी, दुकान पे जाना स्टेशनरी पे, उसको बोलना स्टोरी बुक्स 4th 5th के बच्चे के लिए देना। बिल्कुल हंसी की बात नहीं है, हा हा ही मत करने लग जाना, कोई भी देगा दांत पानी लगे बेवकूफ आदमी। बहुत सीरियस सलाह दे रहा हूँ, मजाक में नहीं कह रहा हूँ। कहीं से तो रीडिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अब जो पहले न्यूज़पेपर पढ़ता है जो, वो तो पहले से कर सकता है, और जिसने बेसिक पहले पढ़ी नहीं रखी, छोटे छोटे सेंटेंसेस के मीनिंग भी नहीं निकाल पाता, उसको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी भाई। और मजाक में नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं लोग। चलो, एक मेंढक जो है वो जमीन पे रह सकता है और पानी में रह सकता है। कॉमन करिए चीजों को, लेकिन जबरदस्ती नहीं। मतलब यहाँ ऑन अंडरस्टूड मान लोगे, अगर ये दोनों में ऑन कॉमन कर दोगे तो मतलब हो जाएगा पानी पे। मेंढक पानी पे नहीं, पानी में रहेगा। दे आर श्योरली टॉकिंग एंड लाफिंग एट अस। अगर ये इसी सेंटेंस में टॉकिंग की जगह लुकिंग होता तो एकदम सही हो जाता। जरूर जरूर दे आर लुकिंग एट अस एंड लाफिंग एट अस, जरूर वो हमारी तरफ देख रहे हैं और हम पर हंस रहे हैं, सही हो जाता। लेकिन तुम्हें लगता नहीं कि टॉक के साथ तो एट नहीं आता? अब करना क्या चाह रहे हो, ये दो वर्ब जोड़ना चाह रहे हो और एट से काम चलाना चाह रहे हो, जो कि चलेगा नहीं। तो यहाँ पे टॉक के साथ टू भी आता है, किसी से बात करना, और टॉक अबाउट किसी के बारे में बात करना। हमसे बात करके तो हम पे हंस नहीं रहे, हमारे बारे में बात करके हंस रहे होंगे, दूर कहीं खड़े होंगे, पक्का वो अपने बारे में बात करें, हमारे बारे में बात करें, हंस रहे हैं। ये मीनिंग है। अब मुझे बताना है अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है? अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है? अच्छा, अस ही ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड हो गया है ना? दो बार ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अस यहाँ पर अंडरस्टूड है। कॉमन करो, जैसे अस कॉमन कर दिया यहाँ पे, कॉमन करो लेकिन जबरदस्ती मत करो। ऐसा कॉमन मत करो जिसकी वजह से सेंटेंस का मीनिंग ही गलत हो जाए या ग्रामर गलत हो जाए। वी आर नॉट लाइबल, हम जिम्मेदार नहीं है। हम जिम्मेदार नहीं, काय के लिए जिम्मेदार नहीं है? हम जिम्मेदार नहीं किसी प्रकार के लॉस और डैमेज के लिए। आपकी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस और डैमेज होगा तो हम जिम्मेदार नहीं। लॉस के साथ आता ऑफ, डैमेज के साथ आता टू। ज्वाइन करो, कॉमन करो, जबरदस्ती मत करो। ऑफ के बाद योर प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड हो जाएगा। व्हेन हिज फादर केम होम, जब उसके पिताजी घर आए, वो बिजी था। बिजी और एंगेज्ड, एंगेज्ड के साथ आता इन, बिजी के साथ आता विद। ही वॉज बिजी विद हिज वर्क। बहुत मन करेगा बिजी इन लगाने का, जिंदगी में किसी ने बिजी विद लिखा नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सबने बिजी इन, आई एम बिजी इन माई होमवर्क, आई एम बिजी इन दिस वर्क, यही बोला है। लेकिन ध्यान रखना बिजी के साथ विद आता है। यहाँ पर दो बातें छोटी सी और जान लो। जैसे अगर मैं कह दूं आई एम बिजी, आई एम बिजी, इसके बाद सीधा जिरंड लिख दूं आई एम बिजी स्टडिंग, यहाँ पे विद अंडरस्टूड हो जाता है। बहुत बार ऐसा सेंटेंस लिख लेगा, ही शी इज बिजी शॉपिंग, शी इज बिजी स्टडिंग, शी इज बिजी चैटिंग, सही है, ये विद अंडरस्टूड हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं शी वेंट शॉपिंग लिख दूं, शी वेंट शॉपिंग, तो यहाँ फॉर अंडरस्टूड हो जाता है। शी वेंट फॉर शॉपिंग, ये फॉर अंडरस्टूड है। तो ध्यान रखिएगा, ये पेपर के लिए बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है पेपर में ये सेंटेंस आ जाता है, बच्चा सोचता है बिजी एडजेक्टिव है, साथ में स्टडिंग सीधा कैसे लिख दिया, प्रीपोजिशन आनी थी, वेंट तो इंट्रांजिटिव है, शॉपिंग सीधा कैसे लेती है, फोर आना था, ये चल जाएंगे बच्चे। ये स्पोकन में इतने यूज होते हैं कि अब इनको ग्रामेटिकली भी करेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए 3-4 मिनट का ब्रेक है, फिर मिलते हैं। मिसलिनियस वाला पार्ट खत्म हो गया, थोड़ा और भी बचा हुआ है मिसलिनियस वाला एक क्वेश्चन, वो आगे आएगा। मतलब एक बार के लिए मिसलिनियस खत्म हो गया, आधे घंटे का मिसलिनियस बाद में फिर लौट के आएगा। अब आके वो वाला पार्ट करेंगे, इन वर्क के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती, वो वाला। वॉशरूम वगैरह जाना जाएगा, 3 मिनट में मिलते हैं।
चलो जी करें कंटिन्यू। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बेसिक में जब आप नए नए आए थे तो एक ट्रेलर के लिए एग्जांपल दिया था, है ना सर 699 वाला प्रैक्टिस बैच परचेज नहीं हो रहा, उसमें एडमिशन बच्चे क्लोज कर दिए गए, उसमें कुछ टेक इशू है, ठीक है, उसमें कुछ टेक इशू है, उसके एडमिशन क्लोज हो गए, दोबारा अनाउंस होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। और तुम इस क्लास में कमेंट कर रहे हो यानी तुम्हारे पास 1699 वाला है और अब तुम प्रैक्टिस लेना चाहते हो, यही बात है, ऐसी बात है क्या? क्योंकि अगर तुम प्लस वाले होते तो तुम्हें कुछ लेने की जरूरत ही ना पड़ती, वैसे ही चल जाता, है ना अंकुर? बोलेंगे आप कोई बात नहीं, अभी तो ये तुम्हारा बैच ही चल रहा है, इसको ही खत्म कर लो यार। और एक चीज मैं छोटी सी और बता रहा हूँ भाई, है ना, मेरे को यार एक दो बैच ज्यादा बेच के कुछ धनवान नहीं हो जाऊंगा मैं। सुनो मेरी बात, जिन्होंने ये 1699 वाला बैच लिया है, हालांकि वो देख नहीं रहे जो बच्चे जिन्होंने 999 में लिया अब रिकॉर्डेड कोर्स, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं भाई वाली, ध्यान से सुनना, इतना ही कंटेंट नहीं निपटा सकते तुम, जितना इनमें कंटेंट है इतना ही नहीं निपटा सकते। ग्रामर का बैच है, 4 वोकैब के बैचेस हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच, मिसलिनियस प्रैक्टिस बैच, एक आरसी का बैच, एक प्री का बैच, एक मेंस का बैच, इतना ही नहीं निपटा सकते। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और लो 10 प्रैक्टिस बैच लो, लेकिन पहले ये तो पूरा कर लो। सिलेबस अभी हमारा पूरा हुआ नहीं, वोकैब हमने पढ़ी नहीं, हम चल रहे प्रैक्टिस बैच लेने जहाँ टीचर मॉक करा रहा है, फिर नंबर नहीं आएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे। जो टाइम सिलेबस पूरा करने को देना था उसमें हम अपना कुछ और ही कर रहे हैं। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो बढ़िया 4 बैच ज्यादा बिकेंगे, अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले बच्चे सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तब मॉक टेस्ट वगैरह के प्रैक्टिस बैच के बारे में सोचते हैं। चलो आ जाओ। तो ये दुनिया जहान की वर्ब लिख देगा और बोलेगा कि इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आती, ठीक है। कुछ रूल रट्टे भी करवा देगा, जैसे एंटर के साथ इनटू का प्रयोग न करें क्योंकि एंटर का अर्थ ही होता है कमेंट। डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग न करें क्योंकि उसका मतलब ही होता है टॉक अबाउट, है ना। अच्छा, ऐसा आपने ऐसे रूल रट्टे सुने होंगे ना, ऐसे रूल रट्टे सुने होंगे। तो फिर मुझे एक बात बताओ, अटैक का ऐसा रट्टा बताना, अटैक का बनाना, ज्वाइन का, अटैक का, ओबे का, है रिमाइंड का, ऐसे ही रूल रट्टे 4 वर्ग के बना पाते हैं ज्यादा। एंटर के साथ इनटू नहीं आता क्योंकि उसका मतलब कम इनटू होता है, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता क्योंकि उसका मतलब ही टॉक अबाउट होता है, एक्सप्लेन के साथ अबाउट नहीं आता क्योंकि उसका भी मतलब टॉक अबाउट ऐसा होता है। अच्छा, आस्क के साथ फॉर नहीं आता क्योंकि उसका मतलब डिमांड वाला हो जाता है। बताओ, सॉरी, डिमांड के साथ फॉर नहीं आता, डिमांड के साथ फॉर नहीं आता क्योंकि उसका मतलब ही आस्क फॉर हो जाता है। बाकियों के कहाँ है? तो कुल मिला के इसके पीछे का लॉजिक भाई सिंपल सा ये है कि जितनी वर्ब लिखी है सब ट्रांजिटिव है। ध्यान से समझे, मुझे एक बात बताओ, ये सेंटेंस यहां खत्म हो सकता है? ये सेंटेंस यहां खत्म हो सकता है? वी शुड डिस्कस, खत्म। अभी डिस्कस क्या? वी शुड डिस्कस दिस इशू, वी शुड डिस्कस दिस प्रॉब्लम, वी शुड डिस्कस दिस मैटर, बस कुछ तो लिखोगे कि नहीं? तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि डिस्कस वर्ब ट्रांजिटिव है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको अबाउट को ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि इसका ऑब्जेक्ट ये बन पाए। क्लियर हो गया? दे कैन नॉट रजिस्ट, वो रजिस्ट नहीं कर सकते। रजिस्ट नहीं कर सकते क्या? वो उस तलब को रजिस्ट नहीं कर सकते, वो मूवी देखने की जो टेम्पटेशन है, जो तलब है, उसको रजिस्ट नहीं कर सकते। तो टू को ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि इसका ऑब्जेक्ट ये बन जाए। मोहन रिजेंबल करता है किससे? रिजेंबल मतलब किसी के जैसा देखना, किससे रिजेंबल करता है? यहां सेंटेंस खत्म करो तो मोहन रिजेंबल्स। अब बताओ ना किससे, ट्रांजिटिव वर्ब है ये। मोहन रिजेंबल करता है अपने पिताजी से, तो विधड़ जाएगा। अगर तुम लेट आए तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, इनफॉर्म ट्रांजिटिव है, किसको बता दूंगा? तुम्हारे घर वालों को। टू क्यों लिख रहे हो जबरदस्ती का? टू लिख दोगे तो पेरेंट्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इनफॉर्म का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाँ भाई, चल रहा दिमाग? आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करा, क्या एक्सप्लेन करा? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन करी। ये अबाउट जबरदस्ती क्यों लिख रहे हो? एक्सप्लेन का ऑब्जेक्ट बनेगा ना ये। अगर तुम अबाउट लिख दोगे तो ये तो ऑब्जेक्ट अबाउट का होगा, फिर एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? ही एंटर्ड इनटू द ऑफिस विदाउट मेकिंग एनी साउंड। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था कि ये 3 वर्ब होती हैं, एंटर, रीच और विजिट।
इनमें आपको ऐसा लगेगा कि हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, लेकिन ये तीनों वर्ब ट्रांजिटिव मानी जाती है। याद करने को बोला था, कुछ याद आ रहा है कि ही एंटर्ड द रूम, ही रीच दिल्ली, ही विजिटेड मुंबई। इनमें आपको ऐसा लगेगा आगे जो वाला जो नाउन है वेयर का रिप्लाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इनको ट्रांजिटिव मानना है। तो एंटर ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इनटू ड्रॉप होगा। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसमें एंटर इनटू ठीक है, ये नो एरर है। सोचो क्यों? सोचो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ मतलब चेंज हो गया। यहाँ एंटर का मतलब किसी चीज के अंदर जाना नहीं रहा। यहाँ एंटर इनटू का मतलब है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। यहाँ ये फ्रेजल वर्ब बन गई, यहाँ मीनिंग ही चेंज हो गया। यहाँ इसका जैसे होता है ना, लुक माने देखना होता है, लेकिन लुक इनटू का मीनिंग ही चेंज हो गया। यहाँ ये फ्रेजल वर्ब बना दिया इसने और मीनिंग ही चेंज हो गया इसका। किसी आर्ग्यूमेंट में फंस जाना, रिलेशनशिप में एंटर इनटू हो जाना, बिजनेस में, फाइट में, इनके लिए एंटर इनटू फ्रेजल वर्ब यूज होती है। ठीक है, उलझ जाना, फंस जाना। पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया, किस चीज पर कंट्रोल नहीं किया? आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर, कंट्रोल दिस सिचुएशन। कंट्रोल एंगर, कंट्रोल तो ट्रांजिटिव वर्ब है यार। क्या पे कंट्रोल नहीं किया? हम मॉब पे कंट्रोल नहीं किया। ओवर क्यों लगा रहे हो? ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस नो एरर है, यहाँ कंट्रोल के साथ ओवर सही है। अगर आप इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों सही है। जब हम ये जान लेते हैं ना रूल क्यों बनाए, तो रूल फ्लॉप कब होगा ये अपने आप पता चल जाता है। अगर हम इसको थ्योरी से, मतलब बेसिक से पढ़ते हैं कि रीजंस क्या है, रीजन जान लेने से एक्सेप्शन भी अपने आप क्लियर होती चली जाती है। जब आप नए नए आए थे तो वादा किया था अपना 95/5 का, याद है कि 5% रखने पड़ेंगे, बाकी 95 के लॉजिक दे दूंगा, या तो ग्रामर वाला या मीनिंग वाला। 2 लॉजिक पे इसको क्लियर कर दूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा ये रूल रट लो। 5% रखने पड़ेंगे। अपनी कॉपी के टोटल नंबर वाइज चाहे रूल लगा लेना, गिन लेना, 95% के लॉजिक मिलेंगे आपको। इस सेंटेंस को तोड़ो, तोड़ते ही पता चल जाएगा यहाँ कंट्रोल के साथ ओवर क्यों सही है। तोड़ो। तो क्या निष्कर्ष पे पहुंचे आप? दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्प मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होता तो आगे V3 आता है, हैव यहाँ पर मेन वर्ब है। उनके पास क्या नहीं है? उनके पास कंट्रोल नहीं है। ये ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा। नो ऑब्जेक्टिव होता है, अगर आपको याद हो, नॉट एडवर्ब होता है, नो ऑब्जेक्टिव होता है। हैव के बाद अगर ये वर्ब होता तो V3 आता, इससे पता चल रहा है। नो से पता चल रहा है कि कंट्रोल या नाउन है। अगर कंट्रोल नाउन है तो अगले नाउन को कनेक्ट करने के लिए, अगले नाउन का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इस बार ओवर आने में क्या दिक्कत है? ओवर तब नहीं आता जब कंट्रोल वर्ब होती है, हाँ कि ना? कंट्रोल अगर नाउन हो गया तब ओवर आने में क्या दिक्कत है? कुछ अननोन आदमियों ने अटैक कर दिया ट्रैवलर्स पर। ही अटैक्ड मी, दे अटैक्ड अस। ट्रांजिटिव वर्ब अटैक क्यों लगा रहे हो ऑन? यहाँ पे अटैक के साथ ऑन ठीक है, नो एरर है। बताना क्यों, चेक करना थोड़ा सा, चेक करके बताना क्यों। कुछ टेररिस्ट्स को अटैक कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा, जो प्लान कर रहे थे लाल किला पर एक अटैक। अब यहाँ पे हु सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, प्लानिंग मेन वर्ब है। क्या प्लान कर रहे थे? अटैक प्लान कर रहे थे, हाँ क्या? तो यहाँ पे जो ऑन प्रीपोजिशन है ये क्यों अलाउड है? क्योंकि आगे दूसरा ऑब्जेक्ट है, अटैक तो यहाँ पे नाउन है। वो बात कब के लिए? जब अटैक वर्ब है। वो बात कब के लिए? जब अटैक वर्ब है। तुम उसको लगा रहे हो जब अटैक नाउन है। जब अटैक नाउन है तो दूसरा नाउन लिखने के लिए तो प्रीपोजिशन लगाने में क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत तब होती है जब अटैक वर्ब होती है और आगे तुम प्रीपोजिशन टाप देते। स्ट्रेस का मतलब होता है बेसिकली सपोर्ट करना, सबके सब मेंबर्स को सपोर्ट करना चाहिए इंप्लीमेंटेशन को। ऑन हट जाएगा। सर हमने तो स्ट्रेस के साथ बहुत देखा ऑन, सर स्ट्रेस के साथ ऑन बहुत देखा है। तुमने ऐसे सेंटेंसेस में देखा है। यहाँ ये ऑन एकदम सही है, नो एरर। क्यों सही है? उसके लिए सेंटेंस को पूरे को तोड़ के दिखाओ, थोड़ी टेस्टिंग भी होगी तुम्हारी, कितना पढ़ रखा है तुमने। इस सेंटेंस को तोड़ो, ईजी है। देखो अगर पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहे हो और फिर भी तुम ये सेंटेंस अगर ना ब्रेक कर पाए
तो समझ जाओ नोट्स रिवाइज करने का समय आ गया है। 2-4 पहले तो लपड़ लगाना अपने आप को, गलत हो जाए तो, फिर कल की छुट्टी है, चुपचाप बैठ के नोट्स रिवाइज करने लग जाना। देखो चाहो तो मैं एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लगा के आपका 24 तारीख को ही कोर्स पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धक्कम पेल से जबरदस्ती का भी एक भी छुट्टी ना दूं बीच में, ताकि तुम नोट्स और ये प्रैक्टिस वगैरह ही ना कर पाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। 5 दिन लेट कर लेते हैं, 30-31 को मैं आपका कोर्स पूरा कर दूंगा। 31 का महीना है कि 30 का ही, यहाँ पे मुझे लगता है 30 का होगा शायद, अप्रैल चल रहा है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 का है। 30 को मैं आपका कोर्स खत्म कर दूंगा, 30 को मैं आपका कोर्स खत्म कर दूंगा। एक आर्टिकल चैप्टर की एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, एक क्वेश्चन टैग की एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, एक सुपरफ्लुअस छोटू सा ही है वैसे, लेकिन लगवा लेंगे चलो एक एक्स्ट्रा क्लास, 3 एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी आपकी। एक आधी कोई और जरूरत पड़ी तो वो भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। फिलहाल आपका ये बार 24 को खत्म होता हुआ दिखा रखा ना। ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे 4 एक्स्ट्रा क्लास लगवा के 29 को खत्म कर दूंगा मैं आपका बैच। गौरव बच्चे बैच तो खत्म होने वाला है, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखिए बैच को, फर्स्ट क्लास के फर्स्ट सेंटेंस से देखिए, बैच तो खत्म होने वाला है। चलो इसको ब्रेक करते हैं। इफ कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है। टू प्रीपोजिशन है क्या? इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, क्या चाहते हो? इफ यू वांट टू बेंड, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, इन्फिनेटिव बनेगा। बेंड व्हाट? रॉड, ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर तुम इस रॉड को मोड़ना चाहते हो तो इस पर कुछ स्ट्रेस डाल लो। ले वर्ब है जिसका अंडरफुट सब्जेक्ट जो है वो यू है, क्योंकि ये इंपेरेटिव है। स्ट्रेस ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इसीलिए इस बार ऑन प्रीपोजिशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ वर्ब नहीं, सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अगर आपसे ये सेंटेंस सही ब्रेक नहीं हो पाया, आपने टू को प्रीपोजिशन लिख दिया है, बेंड को ऑब्जेक्ट वगैरह लिख दिया, ये सब कुछ कर दिया, तो बच्चे 2-3 लपड़ लगाओ अपने आप को बढ़िया वाले, और कल फिर अपना चुपचाप रिवीजन पे बैठ जाना। नेक्स्ट पर आइए। मैं अपने ससुर जी से और पैसे मांगूंगा। आई विल डिमांड, मैं डिमांड करूंगा क्या? आई विल डिमांड अ स्कूटर, आई विल डिमांड मनी, कुछ तो लिखो यार। और कहां से आ गया जबरदस्ती का? ऑब्जेक्ट चाहिए इसको। ये सेंटेंस नो एरर है, क्यों बताना? मैं तुम्हारी और पैसे, ससुर जी फिर क्या करें? ये जो तुम्हारी और पैसे की डिमांड है ये पूरी नहीं कर सकता। अब इस बार डिमांड नाउन है, क्यों? क्योंकि फुलफिल वर्ब है। अब फोर आने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाय का कप ऑर्डर कर लेना चाहिए, मुझे ऑर्डर कर लेना चाहिए क्या? चाय का कप। फोर कहां से आ गया? ट्रांजिटिव वर्ब है। सुशील को एक ऑर्डर आया चाय के कप का 30 मिनट पहले, यहाँ पे ऑर्डर के साथ फोर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर नाउन है। ये जो यूनिक कलेक्शन है इसमें 300 कॉइन है, ये यूनिक कलेक्शन में 300 कॉइन है। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है बच्चे, कंप्राइज के साथ नहीं आता। कंप्राइज ट्रांजिटिव माना जाता है। कंप्राइज दिस, इट कंप्राइजेज 11 प्लेयर्स, इट कंप्राइजेज 300 कॉइन्स। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, कंसिस्ट के साथ आता है। इस सेंटेंस में ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है। नो एरर है, बताना क्यों? ये नो एरर है, बताइए क्यों? सोचो, थोड़ा ब्रेक करते पता चल जाएगा, सोचो। टीम सब्जेक्ट है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, कंप्राइज यहाँ पर एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, इस टीम में 11 प्लेयर्स हैं, यह टीम कंप्राइज करती है 11 प्लेयर्स को, तो यहाँ पे कंप्राइज एडजेक्टिव है यार। एडजेक्टिव के साथ ऑफ आने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तब है ना जब ये वर्ब हो। अब एडजेक्टिव के बाद आगे कोई नाउन लिखना है जिसको ये विशेषता बता नहीं रहा, तो प्रीपोजिशन एज अ कनेक्टर तो यूज करनी पड़ेगी। अब क्या दिक्कत है? मीट वर्ब ना ट्रांजिटिव होती है। आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई अंकल, आई मेट माई फादर, विद वगैरह मत लगाया करो, सीधा लिखा करो। हालांकि एक चीज मैं बता देता हूँ, इनफॉर्मल में चल जाता है ये। इनफॉर्मल में आई मेट विद माई अंकल चलेगा, इनफॉर्मल में विद चल जाता है, लेकिन पेपर वेपर में आए तो आप विद काट देना। ठीक है, पेपर में आए तो विद काट देना। पेपर में आए तो मीट के साथ विद प्रीपोजिशन अगर लगी हो तो काट देना। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर, इसमें बताओ
ही मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। ये फ्रेजल वर्ब है बच्चे। इस बार इसका मीनिंग चेंज हो गया, कोई अप्रिय घटना हो जाना, इस बार ये चल जाएगा। इस बार यहाँ कोई मुलाकात करने वाला मीनिंग नहीं है, इसलिए यहाँ ये चल जाएगा। ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन के लिए, फिक्स प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस दिखा देता हूं मैं कैसे आते हैं एरर। फिक्स प्रीपोजिशन के एरर कैसे आते हैं वो दिखा देता हूं, और उसकी वीडियो कहां देखनी है ये भी बता देता हूं। एक बार 5 नंबर सेंटेंस देखना, सेंटेंस नंबर 5। हर बच्चा इसमें एरर बता देगा क्लास का। सेंटेंस नंबर 5 देखना। क्लास के हर बच्चे को पता कि फॉन्ट के साथ ऑफ आता है, उनको नहीं पता कभी याद किया उन्होंने, लेकिन बस रीडिंग से पता चल गया, है ना। जनरली तो देखो फिक्स प्रीपोजिशन का एक ही इलाज है, ज्यादा ज्यादा रीडिंग कर रखी हो, पढ़ते पता चल जाता है यहाँ ये नहीं आएगा। फिर भी मेरा वाला जो यूट्यूब चैनल है नया वाला, अमन वशिष्ठ सर इंग्लिश, अमन वशिष्ठ सर इंग्लिश, ये वाला जो यूट्यूब चैनल है, इस पे फिक्स प्रीपोजिशन की एक वीडियो है, 1.5-2 घंटे की वीडियो है वो। फिक्स प्रीपोजिशन ऐसे शायद 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन ऐसा कुछ करके थंबनेल मिलेगा। उसमें क्या कर रखा है मैंने ना, कैटेगराइज कर रखी है। जैसे प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है, फ्रॉम वाली सारी एक साथ लिख दी, जिनका मीनिंग भी सेम है, जिनका मीनिंग भी सेम है और सामने सेम प्रीपोजिशन लेती है, ऐसी वाली। मीनिंग भी सेम हो और प्रीपोजिशन भी सेम लेती हूँ, ऐसी वालियों के जोड़े से बना रखे हैं। तो 150-200 बच्चे मैं याद करा दूंगा आपको। बाकी टोटल 700 के करीब करनी होती है, किसी किताब से कर लो, चाहे केडी कैंपस वॉल्यूम 1 से कर लो, चाहे एसपी बख्शी से कर लो, चाहे मैं जो पीडीएफ दूंगा उससे कर लेना। एक पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं, जिससे आपका मन करे। वोकैब का पोर्शन है बच्चे, ये कोई ग्रामर की बात नहीं है, वोकैब की बात है सीधी सीधी। 150 की वीडियो मैंने बना रखी है, बाकी देखो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। एरर कैसे आते हैं वो देखो एक बार। इन 6 के 6 को पढ़ना, बस 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, बस टेंशन मत लो। 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, डोंट वरी। ऋषि कह रहा है मैथ्स के टीचर कब आएंगे। ऋषि भाई देखो, मैं आपको छोटा भाई मान के एक सजेशन दे रहा हूं, मत वेट करिए। पवन राव सर का रिकॉर्डेड बैच पड़ा है, अभिनय सर का रिकॉर्डेड बैच पड़ा है, किसी से भी अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, मान लो मेरी बात। ठीक है, वेट मत करो। आप ये सोच लो, आपने प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल का कितने का लिया होगा, 4,045 का लिया होगा। ठीक है। उन टीचर की ऐप पे जाते, कहीं भी जाते तो वहां पे आपको बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ 4,045 में सारे टीचर का सब कुछ अपने पास आया हुआ है। तो ऐसे में सोचना है पैसे आपके खराब हो गए। मान लो मैथ्स का कोई टीचर नहीं भी आया, नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, उससे पढ़ लो, बात खत्म। कंटेंट कवर करने से मतलब है ना। रितु जी कह रही है एरर तो में भी है बच्चे। एरर तो में क्यों होगी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की पीडीएफ क्यों होगी एरर प्रो में, दे रहा हूं ना अलग से। वो कैप प्रो में है, वो कैप रिलेटेड पोर्शन है, तो वो कैप प्रो में होगा ना, एरर प्रो में क्यों होगा। वो कैप प्रो के नए एडिशन में फिक्स प्रीपोजिशन है, जिनके पास पुराना एडिशन है, लेकिन आप में से कोई होगा नहीं ऐसा, और चांस कोई मेरा 1-1.5 साल पुराना स्टूडेंट है, उसके वाले में नहीं है, तो पीडीएफ मैंने डाल दी थी टेलीग्राम पर, दोबारा शेयर कर दूंगा, वहां से ले लेना। अभी क्लास खत्म होते ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स की पीडीएफ, मतलब होमोनिम्स की पीडीएफ, और अपना फिक्स प्रीपोजिशन की पीडीएफ, और एक एरर प्रो किताब जिन्होंने ली है उसमें एडवांस वर्ब चैप्टर नहीं है, उसकी पीडीएफ। ठीक है, अलग से बनवाई थी मैंने, मुझे क्वेश्चंस कुछ कम लगे। वर्ब चैप्टर में है 15-20 क्वेश्चन, एडवांस वर्ब के अच्छे से क्वेश्चन डल नहीं पाए थे, उसमें प्रिंट होगी वो पहले ही, और अब वो उसकी सारी नंबरिंग चेंज कराना, बीच में चैप्टर डलवाना, वो बहुत खर्चे का काम है यार, इसलिए वो मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको एरर प्रो की, और मतलब एरर प्रो के एडवांस वर्ब चैप्टर की। इसी वो जो ऊपर लिंक है ना, उसमें जो आप वो देखते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन, उसमें ही अभी क्लास के 15-20 मिनट बाद चेक कर लेना, तीनों चारों ये पीडीएफ आपको डिलीवर मिलेंगे। चलो 2 मिनट में म्यूट कर रहा हूँ, 6 के 6 एक बार पढ़ लो। मैं 2 मिनट का ही काम है, इनमें ज्यादा है नहीं, इसके बाद ये आता ही बोलना है, फिर भी एक बार पढ़ लो 6 के 6 सेंटेंसेस।
हाँ जी, करें। पहले सबसे आसान से शुरू करते हैं। वह आदी है, मतलब मजा आता है उसको। इज फॉन्ड ऑफ, मतलब पूरा मजा आता है उसको ये गाने वाने सुनने में, रोमांटिक गाने सुनने में। फॉन्ड के साथ ऑफ आएगा, लेकिन अब एक बात और देखना, फॉन्ड के साथ ऑफ तो आ गया, लेकिन फिर ऑफ प्रीपोजिशन है तो आगे फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा, जेरंड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? लिसनिंग लिखना पड़ेगा। और लिसनिंग के साथ टू फिक्स होती है, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है। ही इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू रोमांटिक सॉन्ग। लिसनिंग रोमांटिक सॉन्ग्स मत कर देना, सुनने बोलने में बहुत अच्छा लगेगा। लिसन के साथ टू आता है, याद रखना। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो खुश था जब उन्हें, वेन ही सक्सीडेड, वो सक्सीड हो गया ऐसा करने में। तो सक्सीड के साथ बच्चे आता है इन, और क्लियर नहीं, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जिरंड बनाना पड़ेगा, क्लियरिंग। और ये एग्जाम बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, क्लियरिंग द एग्जाम। उन्होंने इंसिस्ट किया वहां अकेले जाने पर, लेकिन उसके पिताजी ने अलो नहीं किया और मुझे भेज दिया उनके साथ। इंसिस्ट ऑन, किसी चीज पर इंसिस्ट करना, किसी चीज पे दबाव डालना। इंसिस्टेड ऑन डूइंग समथिंग, इंसिस्टेड ऑन डूइंग। ये जो प्लेयर्स हैं ये अपने कॉन्फिडेंट हैं मैच जीतने को लेकर, दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग। हम खिलाफ नहीं है इस बिल को रिवोक करने के, इस बिल को हटाने के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट करें एक बार फिर देख लो। अपोज के साथ टू ही आता है, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस वही वाली है कि टू प्रीपोजिशन है, तो यहाँ रिवोकिंग करो ना यार। टू में कोई दिक्कत नहीं है, टू सही है। अपोज के साथ टू ही आता है। अवर्स टू, अपोज टू, खिलाफ होना किसी चीज के। एट्रीब्यूट का मतलब होता है या तो श्रेय देना या जिम्मेदार ठहराना। उसने अपनी गलतियों का जिम्मेदार ठहराया अपनी किस्मत को। पॉजिटिव में भी कह सकते हो कि उसने अपनी सक्सेस के लिए क्रेडिट दिया अपने टीचर को। ही एट्रीब्यूटेड हिज सक्सेस टू हिज टीचर। एट्रीब्यूट समथिंग, किसी चीज का जिम्मेदार किसी को ठहराना, या किसी चीज का श्रेय किसी चीज किसी पर्सन को देना, उसके लिए टू यूज होता है। फिर बता रहा हूँ बच्चे, फिक्स प्रीपोजिशन की आप सोचो कोई अलग से ऐसे लॉजिक बता दे, याद करा दे, वो संभव नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ वोकैब। फिर भी ये 150 मैंने छाट के कैटेगराइज करके आपको याद करा दिए। बाकी आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी, पोर्शन मेहनत मांगेगा। ये दो चीजें खून पी जाती हैं आदमी का, फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजर वर्ब। फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजर वर्ब, क्योंकि ना तो इनके कोई नेमोनिक्स होते हैं, ना इनके कोई रूट वर्ड होते हैं, ना इनकी कोई फोटो से याद कर सकते हो। ये तो घिस घिस के सेंटेंस लिख लिख के याद करी जाती हैं। और जो टॉपर बच्चे होते हैं वो अपने अलग रजिस्टर बनाते हैं इन दोनों चीजों के। 500-700 फ्रेजल वर्ब और 500-700 फिक्स प्रीपोजिशन लिख लिख के सेंटेंस बना के याद करते हैं वो। ठीक है जी। तो आज की अपनी जो कहानी है वो यहीं वाइंड अप करते हैं। 10-20 मिनट बाद अपना लिंक इस पर क्लिक करके वो पीडीएफ वाला जो फोल्डर है उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको 2-3 पीडीएफ जो मैंने आपको कमिट करी है वो अपलोड हुई मिलेंगी। ठीक है। कौन सा सब्सक्रिप्शन है विनय? कौन सा सब्सक्रिप्शन है विनय? विनय कौन सा सब्सक्रिप्शन है? 1699 वाला? तो जहां रिकॉर्डेड बैचेस सारे दिखते हैं उसी में तो है आरसी वाला भी। उसी में तो क्लोज टेस्ट प्लस पीक्यूआरएस प्रैक्टिस का बैच नहीं है? जहां पे ग्रामर वोकैब वाले देख रहे हो उसी में तो है वो। और नहीं मिल रहा तो एक काम करो, जो लिंक है इस पे क्लिक करो। इसमें एक तो फाइल है प्लस बैच वालों की, और एक है रिकॉर्डेड बैचेस लिंक्स फॉर 1499 स्टूडेंट्स या 1699 स्टूडेंट्स। उस पे जाना, उसमें आरसी वाले बैच पे क्लिक कर लेना। ये कर लो अगर तुम खुद नहीं ढूंढ पा रहे हो तो। हालांकि बाकी सब दिख रहे हैं तो लाइन से ही लगे हुए यार, उसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। वो तो मैंने बनवाया इसलिए था कि बच्चे के एक्सेस देखो कितना सिंपल, सीधे सीधे सारे एक ही जगह दिख रहे हैं, बढ़िया। उसको बड़ी मेहनत से बनवाया था यार। चलो आज के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं। कल क्या मतलब, परसों मिलते हैं, कल की छुट्टी।